दोस्तों, अगर एक वकील अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो जाए तो सोचिए मामला कितना खतरनाक होगा। एक तरफ देश का सबसे बड़ा वकील जो कभी कोई केस नहीं हारता, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी जो सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। लेकिन इस केस में सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यहाँ छुपे हैं धोखा, ब्लैकमेल, अफेयर, झूठे सबूत और 9 साल पुराना ऐसा राज जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस इंसान को पूरी दुनिया कातिल समझ रही थी, असली कातिल वो था ही नहीं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कोर्टरूम थ्रिलर मूवी को जिसका हर 10 मिनट बाद कहानी पूरा गेम पलट देती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि एंडिंग आपका दिमाग हिला देगी। तो आइए दोस्तों, आज हम सिस्टम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कैदी से जो कि जेल जा रहा था, लेकिन जेल जाने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि जिस जुर्म के लिए वो जेल जा रहा था वो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वो श्याम नाम के एक आदमी से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस काम कर रहा था। जिसके बाद श्याम कहता है कि हम इस केस को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, जिसे सुनकर कैदी कहता है कि उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। इतना सुनने के बाद श्याम वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो कैदी बिना किसी जुर्म के जेल में रहना बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उसने जेल में खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम कोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर हम नेहा राजवंश नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वकील है, लेकिन अभी तक उसने कोई भी केस नहीं लड़ा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट केस था। इसके साथ ही हम सारिका रावत को भी देखते हैं जो कि कोर्ट में स्टेनोग्राफर की जॉब करती है। इस कोर्ट में हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने की नेहा को ये केस दिया था। इसके बाद केस स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर राठी को एक रात कॉल आया था कि जगदीश नाम के एक आदमी के बार में कोकीन की स्मगलिंग हो रही है। जिसके बाद पुलिस उस बार में छापा मारती है और उन्हें उस बार में 103 ग्राम कोकीन मिलती है। इसके साथ ही पुलिस जगदीश का ब्लड टेस्ट भी करवाती है जिससे जगदीश के ब्लड में भी कोकीन मिलता है। इंस्पेक्टर राठी यही सब कोर्ट में कहता है। नेहा को सरकारी वकील के हिसाब से ये केस मिला था और उसका काम ये था कि उसे जगदीश को मुजरिम साबित करना था, इसीलिए वो इंस्पेक्टर राठी और जगदीश से बहुत सवाल करती है। उसके पास सवालों के अलावा और कोई सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि जगदीश गुनहगार है, इसीलिए जज उसे सॉलिड एविडेंस लेकर आने को कहते हैं। इसके बाद कोर्ट के बाहर नेहा से अहलावत मिलता है और कहता है कि तुम्हें ये केस देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये केस तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगी। इतना बोलकर वो इस केस को किसी और को देने की बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रवि राजवंश नाम के एक बहुत बड़े वकील को देखते हैं। वो भी अपने एक क्लाइंट विक्रम बजराल के केस के लिए आया था और वो उस केस को जीत भी गया था, जिसकी वजह से मीडिया उन लोगों का इंटरव्यू लेती है। यहाँ पर पता चलता है कि रवि इससे पहले भी कई बार विक्रम का केस लेकर जीता है और वो ऐसा वकील है कि उसे हराना मुश्किल है। दूसरी ओर हम नेहा को देखते हैं, उसके साथ उसका असिस्टेंट कम दोस्त आत्माराम भी था। वो दोनों दूर से रवि को इंटरव्यू देते हुए देख रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि नेहा जो है वो रवि की ही बेटी है। आत्माराम नेहा से कहता है कि कुछ जुगाड़ कर देना यार, मुझे तेरे बाप के साथ काम करना है। जिस पर नेहा कहती है कि उनके साथ काम करने के लिए मुझे खुद मौका नहीं मिल रहा है, तेरा कैसे जुगाड़ लगा दूं? हमें पहले सरकारी वकील बनकर कुछ केस जीतना है, उसके बाद जाकर हमें उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं सारिका रावत को जो कि स्टेनोग्राफर है। उसके साथ ही हम उसकी फैमिली को भी देखते हैं। उसकी फैमिली में उसका पति जो कि अपाहिज है और चल ही नहीं पाता है, और उसकी बेटी कुसुम रहते हैं। यहाँ पर कुसुम अपना साइंस टेस्ट का रिजल्ट दिखाती है जो कि 96 नंबर से पास हुई थी, जिसे देखकर सारिका खुश हो जाती है। यहाँ पर कुसुम ये भी कहती है कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया है और इसीलिए उसे पुणे जाना होगा, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के लिए स्कूल में मना कर चुकी थी क्योंकि उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। कुसुम जानती थी कि उसकी माँ इतने सारे पैसों के लिए टेंशन में आ जाएगी, इसीलिए ही उसने स्कूल में मना कर दिया था। सारिका जब ये सब सुनती है तो कहती है कि तुझे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी मम्मी जुगाड़ कर लेगी, तू अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। तो दोस्तों, सारिका जो है वो अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसका पति अपाहिज होने के कारण कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए सारिका ही पूरे फैमिली का खर्चा उठाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रवि राजवंश की फर्म को लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब रवि राजवंश जो है वो एक प्राइवेट कंपनी चलाते थे और उनकी जो कंपनी है उसके 25 साल पूरे हो चुके थे। उनकी कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े वकील काम करते थे, इसीलिए वो 25 साल पूरे होने की खुशी में एक पार्टी रखे थे जिसमें कि उनके सारे क्लाइंट्स और उनके स्टाफ भी आए थे। यहाँ पर हम विक्रम बजराल को भी देखते हैं। वो यहाँ पर बहुत दारू पी रखा था, यहाँ तक कि वो वेटर को भी डांट देता है। वो वेटर को कहता है कि इतना बर्फ क्यों डाला है, मेरे पेग में कम बर्फ डाल के लाओ। इतना सुनकर वेटर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेटर यहाँ पर उस ग्लास को, यानी कि जिस ग्लास को विक्रम ने पकड़ा था, उस ग्लास को एक पॉलिथीन में डाल देता है और उसके बाद उस ग्लास को एक बैग में रख देता है। इसके बाद यहाँ पर हम नेहा को भी देखते हैं जिसे कि अपने फैमिली मेंबर की हैसियत से बुलाया गया था। इसके साथ ही हम नेहा के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं जो कि रवि की कंपनी में ही काम करता था। जिसके बाद रवि अपनी बेटी नेहा से बात करते हैं। उन्हें नेहा के केस के बारे में पता चलता है कि नेहा कुछ कमाल नहीं कर पाई है। यहाँ पर हम नेहा के भाई को भी देखते हैं। वो भी अपने पापा की कंपनी में ही काम करता था और उसने भी सरकारी वकील से ही अपना काम स्टार्ट
स्टार्ट किया था। यहाँ पर रवि अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है वो नेहा को बताते हैं और अपनी कंपनी में काम करने के लिए एक टास्क देते हैं। इस टास्क के मुताबिक नेहा को 10 केस को जीतना होता है, वो भी बिना हारे। नेहा बिना कुछ सोचे समझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन अभी नेहा की प्रॉब्लम ये है कि जो केस अभी चल रहा है शायद वो केस नेहा को नहीं मिलेगा। हालांकि नेहा ने बार बार अहलावत सर को मैसेज किया है कि उससे ये केस नहीं छीना जाए और उसे एक लास्ट चांस दिया जाए। तो दोस्तों, अहलावत सर वही हैं जिन्होंने नेहा को फर्स्ट केस दिया था। यहाँ पर अहलावत का भी एक रिप्लाई मैसेज आता है। वो कहता है कि तुम्हें इस बार लास्ट चांस दे रहा हूँ। नेहा ये सब पढ़कर खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे नेहा अपनी कार से कोर्ट जा रही थी। यहाँ पर नेहा को हम सोशल मीडिया यूज करते हुए देखते हैं। वो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसका नाम इनाया कोठारी है उसे बहुत पसंद करती थी। इनाया कोठारी जो है वो अपने बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पे शेयर करती थी। नेहा भी उसे फॉलो कर रखी थी। इसी बीच नेहा को कोई एक न्यूज़पेपर का फोटो भेजता है। उस पेपर में ये लिखा था कि एक तरफ तो रवि राजवंश जो है वो कोई भी केस नहीं हार रहे हैं, पर दूसरी तरफ उनकी बेटी कोई भी केस जीत नहीं रही है। नेहा ये सब पढ़कर गुस्सा हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि नेहा की कार के सामने अचानक से सारिका आ जाती है। सारिका ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन सारिका की नजर पड़ती है नेहा पर। नेहा से वो कहती है कि मैं ऑफिस जाने में काफी लेट हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जिस पर नेहा सारिका को अपनी कार में बिठा लेती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। सारिका यहाँ पर बातों बातों में नेहा से कहती है कि वकील हमेशा मुलजिम ने क्या किया है उस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन उन चीजों को छोड़ देते हैं जो कि मुलजिम ने जानबूझकर नहीं किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद नेहा ढूंढने लग जाती है कि मुलजिम ने ऐसी कौन सी चीज को जानबूझकर नहीं किया है। इसके बाद नेहा को कोर्ट में देखते हैं। अपोजिशन वाले वकील को भी बहुत अच्छे से मालूम था कि नेहा के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा। जिसके बाद नेहा कहती है कि मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जग्गी जो है वो शायद पूरी तरह से क्लीन है। शायद उसे ये भी नहीं पता था कि उसके बार में ड्रग्स बेचा जाता है या फिर ड्रग्स की डील होती है। लेकिन ये बात तो खुद जग्गी ने ही एडमिट की है कि उनका सीसीटीवी कैमरा जो है वो कई महीनों से बंद है। ये बात पता होने के बाद भी उन्होंने अपना सीसीटीवी कैमरा ठीक नहीं किया। इसके साथ ही वो कहती है कि अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 के अंतर्गत ओनर की जगह पर कुछ इलीगल चीजें या फिर कुछ गलत चीजें होती हैं तो इसका जिम्मेदार जो है वो ओनर को ही माना जाएगा। जब ये सारी चीजें अपोजिशन वाला वकील सुनता है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर जज साहब जो है वो इस केस को नेहा के फेवर में सुनाते हुए कहते हैं कि जग्गी को बहुत अच्छे से मालूम था कि उनके बार में ड्रग्स की डील होती है और ये बात पता होने के बाद भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरा ठीक नहीं किया, मतलब कि वो सबूत को छुपा रहे हैं। इसलिए सेक्शन 66 के अंतर्गत उन्हें अपराधी माना जाता है। इसलिए जग्गी को 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। ये देखकर यहाँ पर सारिका भी खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ नेहा ने बहुत ही निडर रूप से इस केस को लड़ा था। कोर्ट के बाद जो है नेहा सारिका से मिलने जाती है। वो सारिका को थैंक यू कहती है, क्योंकि ये केस जो है वो सारिका की वजह से ही जीती है। पर सारिका कहती है कि ये जीत तुम्हारी है। ऐसे ही इन दोनों की बात चल रही थी कि तभी यहाँ पर राघव जो कि कोर्ट रिपोर्टर है वो आ जाता है। ये वही रिपोर्टर था जिसने कि नेहा के बारे में लिखा था। राघव नेहा से पूछता है कि उसका न्यूज कैसा था, जिस पर नेहा कहती है कि न्यूज तो पढ़ने लायक नहीं थी, इसीलिए नहीं पढ़ा। राघव ये सब सुनकर कहता है कि तुम अच्छा काम करो तो मैं अच्छा लिखना स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा जो है वो अपने घर पहुंचती है, जहां रवि को भी ये बात पता थी कि उनकी बेटी ने केस जीत लिया है। यहीं पर हम आलोक राजवंश को देखते हैं, जो कि नेहा का भाई और रवि का बेटा है। आलोक भी यहाँ पर नेहा की तारीफ करता है और कहता है कि जिस तरह से तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर केस लड़ रही हो, उसी तरह से कई साल तक मैं भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। उसके बाद ही मैं पिताजी के फर्म में ज्वाइन हुआ था। नेहा कहती है कि मुझे तो बस उस जगह से निकलना है और यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर रवि भी नेहा की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे नेहा जो है वो सारिका से मिलती है और इसी तरह केस में मदद करने को कहती है, जिसके बाद सारिका नेहा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इसके लिए 20,000 की डिमांड करती है, जिससे नेहा मान जाती है। इसके बाद हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो कि कार से निकलकर सीधा विक्रम बजराल के घर पर जाती है। यहाँ पर विक्रम भी उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि विक्रम के साथ उस लड़की का चक्कर चल रहा था। यहाँ पर हमें और एक अनजान शख्स के बारे में पता चलता है। उसका चेहरा तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो शख्स विक्रम और उस लड़की की फोटो ले रहा था। अभी इसके बाद हम इंस्पेक्टर राठी को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सारिका रावत थी। ये सीन देखकर हमारा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि सारिका ऐसी निकलेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद सारिका रावत की कोई न कोई मजबूरी रही होगी। इंस्पेक्टर राठी भी शादीशुदा आदमी है और उसकी जो बीवी है वो मायके गई हुई थी, इसीलिए ही वो सारिका को घर में लेकर आया था। इसके बाद हम देखते हैं नेहा को, जो कि रुखसार नाम की एक छोटी सी बच्ची से मिलने गई थी, क्योंकि नेहा को रुखसार का केस लड़ना था। दरअसल ये हुआ था कि प्रमोद नाम के एक आदमी ने रुखसार के साथ दुष्कर्म किया था। नेहा जब रुखसार से पूछती है कि उसकी उम्र कितनी है, तो रुखसार जवाब देती है कि वो 19 साल की है, लेकिन यहाँ पर रुखसार को देखकर ही पता चलता है कि वो 19 साल की नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शायद रुखसार झूठ बोल रही है। इसके बाद नेहा सारिका को फोन करके अपने घर बुला लेती है। अब वो दोनों मिलकर रुखसार के केस को डिस्कस करते हैं। सारिका कहती है कि शायद वो आदमी रुखसार को वेश्यावृत्ति की ओर ले जाना चाहता होगा, इसीलिए वो खुद ही उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नेहा ये सब सुनकर कोर्ट
कोर्ट में भी यही बात बोलती है, जिस पर अपोजिशन वाला वकील कहता है कि वो लड़की तो बालिग है, इसके साथ ही वो दोनों एक ही कमरे में अपनी ही मर्जी से कुछ भी करे, उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद नेहा फिर से सारिका से मिलती है। सारिका कहती है कि रिपोर्ट में ये दर्ज है कि प्रमोद और रुखसार को पुलिस वालों ने पिंकी के घर में पकड़ा है। पिंकी जो है उस घर की मालकिन है और रुखसार की मौसी भी है पिंकी। क्या वो नॉर्मल घर है या उस घर में वेश्यावृत्ति हो रही थी? जिसके बाद नेहा कोर्ट में यही सब बात करती है, लेकिन अपोजिशन वाला वकील फिर से उस घर का पेपर देकर कहता है कि ये उन लोगों का ही घर है, यहाँ कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा था। इसके बाद नेहा फिर से सारिका से मिलती है। इस बार सारिका नेहा को अपने घर पर ही लेकर जाती है। नेहा सारिका के पति को देखकर सारिका से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर सारिका कहती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पति की टांग टूट गई, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसके पति की कुछ भी गलती नहीं थी। इसके साथ ही वो नेहा को ये बोलती है कि अगर रुखसार की सही उम्र पता चल जाए तो शायद केस एक नया मोड़ ले सकता है। जिसके बाद नेहा कोर्ट में एक डॉक्टर को बुलाती है। उस डॉक्टर को नेहा रुखसार के एक हाथ का एक्सरे देकर उसकी उम्र पूछती है। डॉक्टर उस एक्सरे को देखकर बता देते हैं कि रुखसार की उम्र 16 साल की है। नेहा ये सब सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे ये लगा कि वो ये केस जीत जाएगी, लेकिन अपोजिशन वाले जो वकील हैं वो फिर से गेम पलट देते हैं। वो डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की उम्र और उसकी हड्डी मेल ही ना हो? जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हो सकता है, अगर उस इंसान का ग्रोथ स्लो हो तो उसकी उम्र बताना मुश्किल है। तो यहाँ पर नेहा की चाल फेल हो जाती है, जिससे नेहा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास और कुछ भी एविडेंस नहीं था। इसके बाद नेहा अपने घर में थी और उसी केस को स्टडी कर रही थी, लेकिन तभी राघव जो कि रिपोर्टर है वो नेहा को एक वीडियो भेजता है। नेहा उस वीडियो को देखकर पूरी हैरान हो जाती है क्योंकि उस वीडियो में प्रमोद रुखसार के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नेहा इस वीडियो को कोर्ट में पेश करती है, जिसे देखकर जज प्रमोद को मुजरिम करार देते हैं क्योंकि कोर्ट में ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि रुखसार जो है वो सिर्फ 16 साल की है, जो कि वीडियो में रुखसार खुद ही बोल रही थी कि वो 16 साल की है। इसके साथ ही ये भी प्रूफ हो जाता है कि प्रमोद ने रुखसार के साथ जबरदस्ती की थी। इसी वजह से प्रमोद को यहाँ पर मुजरिम ठहराया जाता है और उसे 20 साल की जेल हो जाती है। तो अब नेहा जो है वो एक और केस जीत जाती है। इसीलिए नेहा एक छोटी सी पार्टी देती है जिसमें उसका दोस्त कम असिस्टेंट आत्माराम, सारिका और राघव भी मौजूद थे। नेहा ने राघव को इसीलिए बुलाया था क्योंकि राघव ने ही उस वीडियो को नेहा को भेजा था और उसी वीडियो के लिए ही नेहा को इस केस में जीत मिली है। नेहा यहाँ पर राघव को पूछती है कि उसे वो वीडियो कैसे मिला, जिस पर राघव कहता है कि हमें ऐसे वीडियो कैसे मिलते हैं, वो सब हमारा सीक्रेट है, हम उसे किसी को भी नहीं बताते हैं। इसके बाद वो लोग मस्त एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से नेहा और सारिका मिलकर काम करने लगते हैं। सारिका नेहा की बहुत मदद करती है, जिसके बाद नेहा एक एक करके 9 केस जीत जाती है और अब नेहा के पास सिर्फ एक आखिरी केस जीतना था, जिसके बाद वो अपने पिता के फर्म में ज्वाइन हो सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम बजराल जो है वो एक एड शूट कर रहा था। तभी उसके फोन में किसी ने कुछ फोटो भेजे थे। उन फोटो को देखने के बाद विक्रम बजराल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस फोटो में उसके साथ एक लड़की थी। इसके बाद हम सारिका को देखते हैं। वो एक रेयान नाम के बच्चे से मिलने गई थी क्योंकि सारिका रेयान की ट्यूशन लेती थी, लेकिन आज सारिका रेयान को पढ़ाने के लिए 10 मिनट पहले ही आ चुकी थी, जिसके लिए रेयान भी कहता है कि मैम आप तो आज जल्दी आ गई हो। जिस पर सारिका कहती है कि हाँ मैं 10 मिनट पहले आ चुकी हूँ और आज तुम्हें 10 मिनट पहले ही छुट्टी दे दूंगी। दूसरी तरफ हम रवि राजवंश को देखते हैं। वो अपने ही घर में थे कि तभी उनके पास विक्रम बजराल का फोन आता है और वो रवि को कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है यार, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। इसके बाद नेहा भी अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर रवि कहते हैं कि मैं अगर हर सक्सेस में पार्टी करता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। 9 केस जीत चुकी हो, कहीं ये ना हो कि आखिरी केस इन सबसे ज्यादा मुश्किल हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रवि के जाने के बाद नेहा जो है टीवी पर एक न्यूज देखती है, जिसे देखकर उसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि वो जिसको फॉलो कर रखी थी, मतलब इनाया कोठारी ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि इनाया ने शायद किसी अफेयर की वजह से ही ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट डे नेहा के जो बॉस हैं अहलावत, वो नेहा को बुलाकर इनाया का केस नेहा को दे देते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश भी बैठे हुए थे। प्रकाश जो है इनाया का केस हैंडल कर रहे थे। वो नेहा को पुलिस के सारे रिकॉर्ड दिखाकर कहते हैं कि जिसे सभी लोग सुसाइड मान रहे हैं वो दरअसल में सुसाइड है ही नहीं, दरअसल में ये एक मर्डर है, मतलब कि इनाया कोठारी को किसी ने मारा है। पुलिस जो है इनाया के मर्डर के लिए विक्रम बजराल पर डाउट कर रही थी, जिसे सुनकर नेहा टेंशन में आ जाती है क्योंकि विक्रम जो है नेहा के डैडी रवि का क्लाइंट है और अगर रवि विक्रम का केस लेते हैं तो नेहा को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए नेहा अपने डैड से बात करती है। रवि को जैसे ही पता चलता है कि नेहा विक्रम के खिलाफ जाने वाली है तो रवि नेहा को इस केस से दूर रहने को कह देते हैं, लेकिन नेहा नहीं मानती है और दोनों के बीच बात ऐसी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद नेहा फैसला लेती है कि वो और उस घर में नहीं रहेगी। इसीलिए नेक्स्ट डे वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, पर वो समझती ही नहीं। उसकी माँ रवि को भी कहती है कि अपनी बेटी को वो समझाएं, लेकिन रवि भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नेहा अपनी मर्जी से जा रही है, खुद की गलती का एहसास हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। इसके बाद नेहा जो है वो सारिका की मदद लेती है। सारिका उसे एक कमरा लेने में मदद करती है। इसके बाद नेहा जो है केस को स्टडी करने में लग जाती है। वो इंस्पेक्टर प्रकाश से मिलती है। प्रकाश,
नेहा को कुछ फोटो दिखाकर कहता है कि ये मर्डर ही है, क्योंकि इनाया के गले में जो निशान था और गले में जिस जगह पर था उससे पता चल जाता है कि इनाया का गला दबाकर मारा गया है। इसके साथ ही प्रकाश नेहा को और भी कुछ फोटो दिखाता है जिसमें कि विक्रम के साथ और एक लड़की थी, और तो और मर्डर वाली जगह पर एक टूटा हुआ ग्लास भी था जिसमें कि विक्रम का फिंगरप्रिंट था। इसके साथ ही और भी बहुत सारे सबूत थे जिनसे प्रूफ हो जाता है कि इनाया का मर्डर विक्रम ने ही किया है। लेकिन दूसरी तरफ रवि राजवंश जो है वो बजराल से पूछताछ कर रहे थे। बजराल कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पैसे लेकर उस बिल्डिंग में बुलाया गया था क्योंकि किसी ने मेरे साथ एक लड़की की फोटो शेयर की थी और उसी बिल्डिंग में उसी के टेरेस के ऊपर वेट करने को बोला गया था, जिसके लिए मैं वहाँ पर आधा घंटा तक वेट किया पर कोई भी पैसा लेने के लिए आया ही नहीं, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। मुझे ये भी नहीं पता कि ब्लैकमेलर कौन है। रवि यहाँ पर कहते हैं कि पुलिस के पास जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि तुम प्रूफ को भी छुपा रहे हो और वो फोन जिससे तुम्हें मैसेज किया गया था वो भी नहीं मिल रहा है। जिस पर विक्रम कहता है कि मुझ पर यकीन करो, ना तो मैं उस ब्लैकमेलर को जानता हूँ ना ही इनाया को जानता हूँ और उस मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद रवि और अक्षय बाहर आ जाते हैं और रवि यहाँ पर अक्षय को डिटेक्टिव लगाने को कहता है क्योंकि इस केस में वो फोन मिलना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेहा और सारिका आपस में बात कर रहे थे। नेहा कहती है कि विक्रम मेरे डैड का पुराना क्लाइंट है, काफी बार देखा है उसे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मर्डर भी कर सकता है। जिसे सुनकर सारिका कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि उसका अफेयर भी रहा होगा? नेहा यहाँ पर ये कह देती है कि अफेयर तो तुम्हारा भी हो सकता है, इसमें मर्डर से क्या मतलब है? नेहा की अफेयर वाली बात सुनकर सारिका का मुंह उतर जाता है और उसे इंस्पेक्टर राठी और अपने अफेयर के बारे में याद आ जाती है। यहाँ पर सारिका कहती है कि मैं तो यही कहना चाहती थी कि हम इस दुनिया में अपना असली चेहरा छुपाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब सारिका जो है वो इंस्पेक्टर राठी से एक बार फिर से मिलती है। वो राठी को खुश करने के बाद राठी का फोन मांगती है। राठी भी बिना किसी झिझक के अपना फोन सारिका को दे देता है। सारिका जो है यहाँ पर राठी के फोन में से अपना नंबर डिलीट कर देती है और कहती है कि ये लास्ट मुलाकात थी, इसके बाद हम और कभी नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन में से अपना नंबर डिलीट कर दिया है। इतना बोलकर सारिका वहाँ से निकल जाती है। राठी ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। इसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर रवि और नेहा पहली बार कोर्ट में आमने सामने होने वाले थे, जो कि दोनों ने ही कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि ये केस रवि राजवंशी ही जीतेगा, क्योंकि रवि ने कभी हारा नहीं था। तो वो यहाँ पे सबसे पहले तो जज साहब के सामने बेल की डिमांड रखते हैं। रवि राजवंशी ने यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए थे कि नेहा उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है, जिससे विक्रम को आराम से यहाँ पर बेल मिल जाता है। अब कोर्ट से बाहर निकलते ही रवि अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा जो है वो उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती है। रवि समझ जाते हैं कि उनकी बेटी जो है वो गुस्से में है, जिसके बाद रवि राजवंशी को अक्षय उस मोबाइल के बारे में कहता है जिस मोबाइल से कि विक्रम को फोटो भेजा गया था। अक्षय कहता है कि वो मोबाइल या तो स्विच ऑफ है या फिर मोबाइल को तोड़ा गया है, पर वो मोबाइल अब्दुल्ला शेख नाम के एक आदमी के नाम से रजिस्टर है, लेकिन उसने बताया कि उसका मोबाइल जो है वो 1 साल पहले ही चोरी हो गया था। रवि ये सब सुनकर विक्रम को कहता है कि अभी हमें उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना होगा जिससे कि तुम्हारे साथ दुश्मनी है, और उन औरतों का भी जिसके साथ कि तुम्हारा कुछ भी रहा हो। दूसरी तरफ हम नेहा, आत्माराम और प्रकाश को सूर्य निवास बिल्डिंग में देखते हैं। नेहा आत्माराम को टेरेस से 8th फ्लोर तक सीढ़ी से जाकर वापस आने को कहती है ताकि उसे पता चले कि टेरेस से 8th फ्लोर जाकर आने से कितना टाइम लगता है, जिस पर आत्माराम वैसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर आत्माराम बहुत बुरी तरह थक जाता है और वो 25 मिनट टाइम लगाता है। प्रकाश कहता है कि पुलिस के पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से विक्रम लिफ्ट से टेरेस तक ऊपर आया, फिर यहाँ से 8th फ्लोर सीढ़ी से जाकर इनाया को मारकर फिर से सीढ़ी से टेरेस पे आया और उसके बाद यहाँ से लिफ्ट से नीचे चला गया। नेहा ये सब सुनकर उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि नेहा के पास लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज थी। उस सीसीटीवी फुटेज में विक्रम रिलैक्स लग रहा था। अगर वो सीढ़ी से उतर कर चढ़ता तो वो हाँपता हुआ बाहर निकलता। इसके बाद नेहा प्रकाश को ये पूछती है कि इनाया का घर कितने का होगा, जिस पर प्रकाश जवाब देता है कि ये घर 4 करोड़ का है। घर का प्राइस सुनकर नेहा को डाउट होता है, क्योंकि इनाया कोठारी इतनी भी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं थी कि वो 4 करोड़ का घर इतनी बड़ी बिल्डिंग में ले सके। नेहा को ये लगा कि शायद इनाया विक्रम बजराल जैसे लोगों को ब्लैकमेल करके ही पैसे कमाकर ऐसा घर लिया है। इसके साथ ही नेहा को ये भी लग रहा था कि कहीं इनाया विक्रम का फोटो को लीक न कर दे और इसी डर के चलते विक्रम ने इनाया का मर्डर किया हो। इसके बाद हम नेहा और सारिका को देखते हैं। नेहा जब इनाया का बिल्डिंग देखने गई थी तब वो बिल्डिंग में सारिका की पोस्टर देखी थी। सारिका जो है उसी बिल्डिंग में ही ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा सारिका से पूछती है कि क्या तुमने कभी इनाया को देखा है, जिस पर सारिका कहती है कि पता नहीं, देखी है भी तो मुझे कैसे पता होगा कि वो ही इनाया है, मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती हूँ। इसके बाद हम फिर से कोर्ट में देखते हैं, जो कि नेहा अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे रही थी। वो कहती हैं कि इनाया कोठारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो अपने चैनल में अपनी डेली व्लॉग के साथ साथ अपनी लाइफ और दूसरों के अफेयर की भी जानकारी देती रहती थी। उसी अफेयर के बीच विक्रम का भी नाम था, जिसके लिए इनाया विक्रम को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दी थी, और इसी के चलते ही विक्रम ने इनाया का मर्डर किया था। क्योंकि पुलिस के पास पूरा सबूत है, जिससे प्रूफ हो जाता
है कि विक्रम ही मर्डरर है। इसके बाद रवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि विक्रम का किसी के साथ अफेयर है, बट विक्रम ने खून नहीं किया है, क्योंकि अगर विक्रम ने मर्डर किया होता तो वो पूरा सबूत मिटा कर आता। इनाया के घर में विक्रम के साथ किसी और लड़की का फोटो है और इसके साथ ही एक ग्लास भी है। इससे कैसे प्रूफ होगा कि वो मर्डरर है? कोई उसे फंसाना चाहता है, इसीलिए पुलिस को फिर से जांच करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन है असली मर्डरर। इसके बाद हम नेहा, आत्माराम और इंस्पेक्टर प्रकाश को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश जो है नेहा को इनाया का बैंक डिटेल देते हुए कहता है कि इनाया कोठारी के पास 2016 से पहले तक उसके बैंक में सिर्फ 3 लाख रुपए ही थे और अगले 2 हफ्ते में ही उसने 4 करोड़ का एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा था जो कि सूर्य निवास बिल्डिंग में ही मौजूद है। इसके साथ ही प्रकाश ये भी खुलासा करता है कि इनाया को वो फ्लैट गिफ्ट दिया गया था और उसे गिफ्ट देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही है। ये बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है और पूछती है कि विक्रम क्यों गिफ्ट किया था उसे, जिस पर प्रकाश नेहा को ट्विस्टेड बार के बारे में रिसर्च करने को कहता है। इसके बाद रात को जब नेहा अपने कमरे में ट्विस्टेड बार के बारे में रिसर्च कर रही थी तो तभी वहाँ पर अक्षय आ जाता है। दोनों बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसीलिए दोनों बहुत खुश थे और एक साथ दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब अगली सुबह नेहा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास अक्षय नहीं है। उसको लगा कि शायद अक्षय बाहर होगा, इसीलिए वो बाहर चली आती है और यहाँ पर वो देखती है कि अक्षय उसकी लैपटॉप से उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जिसे देखने के बाद नेहा गुस्सा हो जाती है। वो अक्षय को डांटने लगती है कि तुम मेरे इन्फॉर्मेशन चुराकर पापा को दोगे और क्या पापा खुश हो जाएंगे, जिस पर अक्षय कहता है कि उसे रवि ने ही भेजा है। नेहा ये सब सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद जब हम फिर से कोर्ट में देखते हैं तो रवि जो है अपना ओपन स्टेटमेंट देते हैं। रवि कहते हैं कि हमने उस ब्लैकमेलर का नंबर ट्रेस किया और उस नंबर से उस फोन को ट्रेस किया। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जब भी ब्लैकमेलर ने विक्रम को मैसेज करता था उसका लोकेशन इनाया के घर से बहुत दूर होता था और तभी इनाया जो है अपने घर में ही रहती थी। इससे साफ साफ पता चलता है कि इनाया ब्लैकमेलर नहीं है, ब्लैकमेलर कोई और है। नेहा यहाँ पर कहती है कि हो सकता है कि इनाया किसी और के साथ मिलकर विक्रम को ब्लैकमेल कर रही थी। चाहे जो भी हो, मर्डर के टाइम विक्रम वहाँ मौजूद था और मर्डर करने के लिए विक्रम के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था, क्योंकि 9 साल पहले ट्विस्टेड बार में एक बहुत बड़ी आग लगी थी और उस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए उस बार की ओनर को केस हुई थी और वो ओनर कोई और नहीं विक्रम ही था। इनाया उस केस की विटनेस थी जिसे कि 4 करोड़ का घर देकर खरीद लिया गया था, इसीलिए इनाया विक्रम के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। इतना कहकर नेहा जज को रिक्वेस्ट करती है कि वो विक्रम के ऑफिस की 2016 और 17 के बीच में कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मेल या मैसेज, ये सब कुछ मंगाए ताकि पता चल सके कि उस वक्त विक्रम के ऑफिस में क्या चल रहा था। जिसके बाद रवि विक्रम का सारा इन्फॉर्मेशन और फाइल कोर्ट में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नेहा को ट्विस्टेड बार केस की फाइल मिलती है जो कि प्रकाश ने आत्माराम को दिया था। नेहा इस फाइल को अच्छे से स्टडी करती है और उसे ये पता चलता है कि उस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो सारे केस जो है वो नेहा को मिले थे। नेहा ने देखा कि ट्विस्टेड बार केस में जितने भी लोग अपराधी थे उनमें से सिर्फ एक ही इंसान को सजा मिली थी और उसका नाम रामनाथ था। रामनाथ वही था जिसे हम मूवी के फर्स्ट में देखे थे और वो जेल में सुसाइड कर दिया था। इसके बाद जो बाकी सारे लोग हैं वो रिहा हो चुके थे। इसके बारे में नेहा ने सारिका से भी बात करती है कि ट्विस्टेड बार केस में जो भी लोग थे उन सारे लोगों के केस अहलावत सर मुझे ही क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर सारिका कहती है कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, पहले भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, तुम अहलावत सर को डाउट मत करो। इसके बाद हम आलोक राजवंशी जो कि नेहा की भाई और रवि को देखते हैं। आलोक यहाँ पर विक्रम का कुछ फाइल लाता है। इस फाइल में विक्रम का कॉल हिस्ट्री था जो कि ट्विस्टेड बार केस के बाद की थी। उस कॉल हिस्ट्री से पता चल जाता है कि विक्रम ने इनाया से बात की थी और इनाया की घर की रसीद भी थी, जिससे प्रूफ हो जाता है कि विक्रम ने ही इनाया को घर गिफ्ट किया था। रवि के पास और कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो प्रूफ कर सके कि विक्रम बेगुनाह है, क्योंकि रवि इस केस को हारना नहीं चाहता था, किसी भी हाल में विक्रम को बचाना चाहता था। इसीलिए वो विक्रम के ऑफिस के सारे फाइल जो कि नेहा ने मंगवाई थी उन सब के बीच इस फाइल को रख देता है। उसका प्लान ये था कि सारे फाइल के अंदर ये फाइल खो जाए ताकि नेहा इस फाइल को ना देख पाए। इसके बाद नेहा को जब सारा फाइल मिल जाती है वो आत्माराम को जरूरी फाइल ढूंढने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेहा को हम एक वकील के पास देखते हैं। उस वकील का नाम श्याम त्रिपाठी होता है, जिसे हम मूवी के फर्स्ट में रामनाथ से बात करते हुए देखे थे। इसके साथ ही श्याम ट्विस्टेड बार की केस में भी वकील था। वो नेहा को उस केस के बारे में और रामनाथ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। श्याम यहाँ पर रामनाथ का जीजा के बारे में भी कहते हैं। इसके बाद नेहा अपने घर चली आती हैं और इसी केस में ही स्टडी करती हैं। आत्माराम भी सारे फाइल को देख रहा था और इसी टाइम पर यहाँ आलोक पहुँच जाता है। नेहा तो पहले उसे देखकर घबरा जाती है और वो जो भी रिसर्च कर रखी थी उन सबको छुपाने लगती है, क्योंकि उसे लगा कि अक्षय की तरह आलोक को भी उसका पापा ने ही भेजा होगा। लेकिन यहाँ पर आलोक कहता है कि उसे मम्मी ने भेजा है और साथ में वो खाना भी लेकर आया था जो कि उसकी मम्मी ने बनाई थी। नेहा उस खाने के सामान को रखकर खाली डिब्बा आलोक को दे देती है। जिसके बाद आलोक नेहा की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे
मुझे तुम पर प्राउड फील होने के साथ साथ तुमसे जलन भी हो रहा है, क्योंकि जो तुम करना चाहती हो शायद मैं वो बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, मैं डैड के खिलाफ जा ही नहीं सकता। यहाँ पर दोनों भाई बहन जो है वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और जाते जाते आलोक ने वो एविडेंस वाली फाइल जो है वो यहाँ पर टेबल के ऊपर रख दिया था। ये देखकर नेहा हैरान हो जाती है, क्योंकि आलोक यहाँ पर नेहा का साथ दे रहा था। इसके बाद नेहा जो है सारिका से मिलती है। वो कहती है कि हमें प्रूफ मिल चुका है कि विक्रम जो है इनाया को पहले से ही जानता था, लेकिन विक्रम ने इनाया को नहीं मारा। नेहा यहाँ पर मर्डरर का नाम बताने वाली थी कि वहाँ पर सारिका की बेटी कुसुम आ जाती है। कुसुम अपनी मम्मी को कहती है कि उसे उसका पापा बुला रहा है, जिसके लिए सारिका लक्ष्मण के पास चली जाती है। नेहा भी सारिका के पीछे जाती है। यहाँ पर सारिका पूछती है कि अगर इनाया का मर्डर विक्रम ने नहीं किया तो मर्डर किसने किया है। यहाँ पर नेहा कहती है कि मर्डर तुमने किया है सारिका, मतलब कि इनाया को सारिका ने ही मारा है। ये सब सुनकर सारिका शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं क्यों मर्डर करूंगी, जिस पर नेहा कहती है कि सारिका मैं श्याम जी से मिलके आई हूँ। ये बात सुनकर सारिका और लक्ष्मण डर जाते हैं, जिसके बाद हम पास्ट में नेहा और श्याम को देखते हैं। श्याम यहाँ पर रामनाथ के बारे में खुलासा करते हैं। दरअसल सारिका जो है वो रामनाथ की बहन है और लक्ष्मण उसका जीजा है। लक्ष्मण और रामनाथ ट्विस्टेड बार में ही काम करते थे। उस बार की एक्सीडेंट में ही लक्ष्मण की पैर चला गया था। रामनाथ के जेल होने के बाद सारिका बहुत कोशिश की थी रामनाथ को बाहर निकालने के लिए, बट उस बार का ओनर विक्रम, मैनेजर जगदीश और असिस्टेंट प्रमोद ने उसे फंसा दिया। ये सब सुनकर नेहा को सारिका के ऊपर डाउट हुआ, इसीलिए वो इंस्पेक्टर राठी से मिली, क्योंकि जगदीश का केस राठी ही हैंडल कर रहा था। यहाँ पर नेहा को पता चलता है कि जगदीश को ड्रग केस में सारिका ने ही फंसाया था और इस काम के लिए सारिका को राठी ने ही हेल्प किया था। इसके बाद नेहा राघव रिपोर्टर से मिलती है। नेहा राघव को प्रमोद की वीडियो के बारे में पूछती है कि राघव को वो वीडियो कैसे और कहाँ मिला, जिस पर राघव बता देता है कि उसे वो वीडियो सारिका ने ही दी थी। ये सब बात सुनकर सारिका और लक्ष्मण कहते हैं कि ट्विस्टेड बार में उस दिन बहुत भीड़ थी, इसीलिए उस बार का मैनेजर जगदीश फायर एग्जिट डोर के पास टेबल रखने को बोला था। रामनाथ को सही से पता था कि उस जगह पर टेबल रखना ठीक नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए रामनाथ ये सब जगदीश को कहा था। बट जगदीश उसके बातों को नजरअंदाज कर दिया था और ऑर्डर दिया था कि बार में भीड़ है, फायर एग्जिट डोर के पास टेबल रख दो, कुछ भी नहीं होगा। बट यहाँ पे सच में आग लग गया था, जिससे बार का एक कमरा ब्लॉक हो गया और उस कमरे में इनाया कोठारी भी मौजूद थी। रामनाथ और लक्ष्मण लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा जान लगा दिए थे, उस कमरे से भी लोगों को बाहर निकाले और इसी एक्सीडेंट में लक्ष्मण की टांग चली गई थी। इसके बाद इस एक्सीडेंट के लिए विक्रम को केस हो गया था, लेकिन यहाँ पर विक्रम सबको पैसा खिलाकर बच गया था और वो रामनाथ को फंसा दिया था, जिससे कि रामनाथ को जेल हो गया। इसके बाद सारिका कहती है कि इसीलिए ही मैंने उन सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके सबको फंसाया, जिससे उन सभी लोगों को जेल हो गया। यहाँ पर नेहा पूछती है कि इनाया तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसको क्यों मारा, जिस पर सारिका और लक्ष्मण कहते हैं कि विक्रम ने सारे विटनेस को खरीद लिया था, सिर्फ इनाया बची थी। कुसुम उस वक्त पेट में थी, तो इनाया सारिका की बच्चे की कसम खाई थी कि वो रामनाथ को बचाएगी, कोर्ट में सच बोलेगी, बट उसे भी विक्रम खरीद लिया था, जिससे कि इनाया कोर्ट में ये बोली थी कि रामनाथ के गलती से ही बार में लोगों की मौत हुई। इनाया की इसी गलत स्टेटमेंट की वजह से रामनाथ को जेल हुआ और इसीलिए ही सारिका ने उसे मार डाला था और ऐसा प्लान बनाया कि लोग विक्रम को ही इनाया की मर्डरर समझने लगे हैं। सारिका यहाँ पर नेहा को पूछती है कि मर्डरर मैं हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है, कैसे प्रूफ करोगी कि मैंने ही इनाया को मारा है। यहाँ पर नेहा जो है सारिका से बात करने से पहले ही अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके रखी थी, इसीलिए नेहा सारिका को रिकॉर्डिंग सुना देती है और नेहा यहाँ पर पूछती है कि ट्विस्टेड बार केस में जितने भी लोग जुड़े थे उन सब की केस मुझे ही क्यों मिल रही थी, क्या तुम राठी के साथ साथ अहलावत के साथ भी सोती थी। दरअसल नेहा इस केस की एविडेंस ढूंढते ढूंढते उसे सारिका और राठी के अफेयर के बारे में भी पता चल गया था, जिसे सुनकर सारिका बोलती है कि इस प्लान के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए जो भी था उसे ही दांव पर लगा दिया। इसके बाद नेहा यहाँ से निकलकर सीधा अपने डैड के पास जाती है। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या ट्विस्टेड बार केस में विक्रम दोषी नहीं था, जिस पर रवि कहते हैं कि वो दोषी है या नहीं उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो विक्रम को निर्दोष साबित करने का पैसा मिला था। वैसे भी कोई इंसान तब तक दोषी नहीं है जब तक कि तुम ये प्रूफ कर दो कि वो दोषी है। इसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं, यहाँ पर सारिका जो है बहुत डरी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद नेहा जो है वो उसका नाम ले लेगी और उसे भी उसके भाई जैसे जेल हो जाएगी। इसके बाद विक्रम को कटघरे में बुलाया जाता है। पहले की तरह विक्रम आज भी कहता है कि वो इनाया को नहीं जानता है, जिसके बाद नेहा कोर्ट में उस पेपर को सबमिट करती है जिसमें कि विक्रम और इनाया की कॉल डिटेल थी, जिससे कोर्ट में साबित हो जाता है कि विक्रम इनाया को जानता था। इसके साथ ही नेहा इनाया की 2016 की बैंक डिटेल सबमिट करके ये बोलती है कि इनाया के पास 2016 में उसके बैंक में 3 लाख रुपए थे। ट्विस्टेड बार के एक्सीडेंट के 2 हफ्ते बाद विक्रम ने ही अपने सूर्य निवास बिल्डिंग में एक फ्लैट गिफ्ट किया था, जिसका प्राइस 4 करोड़ है। नेहा उस
फ्लैट की पेपर भी कोर्ट में सबमिट करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट को देखकर ये साबित हो जाता है कि विक्रम इनाया को जानता था और इनाया को उसी ने ही मारा है, जिसके बाद जज विक्रम को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल देते हैं और ट्विस्टेड बार की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करने को कहते हैं। यहाँ पर हम रवि को देखते हैं, जो कि उसे कुछ भी गम नहीं था कि वो हार गया है। वो तो अपने बेटी के लिए खुश था। इसके साथ ही हम सारिका को देखते हैं, जो कि बहुत खुश थी। यहाँ पर नेहा ने अपना बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर दोनों ही दोषी हैं, यानी कि विक्रम और सारिका दोनों ही अपने अपने जगह पर दोषी हैं। अगर आज वो सारिका के खिलाफ जाती तो गरीब के लिए न्याय नाम की शब्द से भरोसा उठ जाता, और ऐसे भी उसका काम ही था कि वो विक्रम को दोषी साबित करे, जो कि उसने कर दिखाया। इसके बाद कोर्ट के बाहर रवि अपने बेटी से मिलता है। नेहा रवि से कहती है कि अगर आप ट्विस्टेड बार का केस नहीं लड़ते तो आज मैं और आप आमने सामने नहीं होते, जिस पर रवि नेहा को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि रवि को रियलाइज हो गया था कि वो विक्रम का साथ देकर गलती कर रहा है, लेकिन नेहा की वजह से फिर से उस केस का रीओपन होगा, जिसके लिए रवि खुश था। इसके बाद सारिका जो है वो नेहा से मिलती है। यहाँ पर सारिका नेहा को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी, लेकिन यहाँ नेहा कहती है कि मैंने अपने पिता को देखा है, जो कि गलत लोगों को भी बचा लेते हैं सिर्फ प्रूफ करके। जिस तरह मेरे पिता के गुनाहों के सामने मेरी आंखें झुकी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कुसुम की आंखें जो है वो तुम्हारे आगे झुके। इसी वजह से मैंने तुम्हें इंसाफ दिलवाया। सारिका कहती है कि आज राजवंश से हटके तुमने एक अपना नाम कमाया है, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा ने अपने पिता का राजवंत लीगल फर्म ज्वाइन कर लिया है, जहाँ वो अपने भाई के साथ काम करती है। यहाँ रामनाथ भी उनका असिस्टेंट है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।